गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5000 एमसीक्यूज का पार्ट 6। पार्ट 5 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए, उसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने है जो सही दिया है। और मैं आपको बता दूं कि एमपीसीएचओ की डेट है जो डिक्लेयर हो चुकी है। 6 दिसंबर को आई थिंक पेपर होने वाला है। और स्टाफ नर्स जो एमपी व्यापम का पेपर है वो भी दिसंबर में 16 दिसंबर के बाद या फिर 16 दिसंबर को ही होने वाला। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। एनसीएल स्टाफ नर्स का भी 11 नवंबर को पेपर है। सीआरपीएफ का पेपर दिसंबर में होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। राजस्थान सीएचओ का एग्जाम भी इसी मंथ है जो हो सकता है, बट अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। बट सुनने में आया है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो जो भी सीरीज या फिर जो भी एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, स्पेशली स्टाफ नर्स और सीएचओ के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी एक बार चेक कर सकते हैं। एमपीसीएचओ का सिलेबस भी आ गया है डेट के साथ साथ, जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि जब भी एग्ज़ाम डेट दी जाएगी तो उसके साथ आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। तो सेम थिंग हुई है। तो यहाँ पर जो भी लोग एमपीसीएचओ, राजस्थान सीएचओ, स्टाफ नर्स व्यापम के लिए या फिर एनसीएल जो भी स्टाफ नर्स के पेपर देने वाले हैं, सभी लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और जीके की सीरीज भी हम बहुत ही जल्दी राजस्थान और एमपी जीके के लिए मेरा सेकंड चैनल है उस पर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही आपकी राजस्थान वालों की भी एग्ज़ाम डेट आती है, राजस्थान वालों के लिए भी जीके के स्पेशली 10 वीडियोस में पूरा आपको राजस्थान का जीके है जो कवर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आज हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके एमसीक्यूज हैं इस पार्ट में, क्योंकि आपका जो सीएचओ जो एमपी सीएचओ या फिर राजस्थान सीएचओ के लिए सिलेबस है उसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से भी है जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन थे हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो इसका सही आंसर है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ताकि बच्चे को है जो क्या किया जाए, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे प्रोटेक्ट किया जाए। प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनीमिया के कंडीशन से बचाया जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आज के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इन हायर इन चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज होने के चांसेस किस कैटेगरी के बच्चों में होंगे? इन्फेंट, प्री स्कूलर, टोडलर या फिर स्कूल एज। तो कम्युनिकेबल डिसीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस किन बच्चों में होंगे? स्कूल एज चिल्ड्रन में, क्योंकि वो क्या होंगे? स्कूल एज चिल्ड्रन में ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी उतनी ज़्यादा डेवलप तो होती है, बट स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं कंपैरिजन टू प्री स्कूल के। और आप टोडलर की बात करें, प्री स्कूल गोइंग बच्चे डेली तो स्कूल नहीं जाएंगे, बट जो स्कूल एज चिल्ड्रन है उनमें क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, स्कूल एज चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर इन्फ्लुएंजा H5N1। यदि ये H1N1 होता तो जो ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा होता बात उसकी की जा रही होती, बट यहाँ पर दूसरा नेम पूछा है H5N1 का। ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, पोलियोमाइलाइटिस, बर्ड फ्लू या फिर मम्प्स। दूसरा नाम है जो H5N1 का जो बर्ड फ्लू होने का कॉज बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? सी, बर्ड फ्लू। जो पक्षियों में फ्लू होता है वो क्या है? बर्ड फ्लू। और किस इन्फ्लुएंजा की किस कैटेगरी के कारण होता है? तो ये होता है H5N1 के कारण। H1N1 के कारण ह्यूमंस में है जो इन्फ्लुएंजा की कंडीशन होती है, बट बर्ड्स की बात की जा रही है तो उनमें H5N1 है जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय। तो बर्ड फ्लू है किस कैटेगरी के वायरस से होगा? मैक्सोवायरस पैरोटाइटिस, H1N वायरस, स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, RNA पैरामिक्सो वायरस।
तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसी के कारण इन्फ्लुएंजा है जो ह्यूमन में H1N1 वायरस के कारण होगा, और इन्फ्लुएंजा वायरस का ही जो H5N1 है, मैंने जैसे अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वही। तो जो बर्ड फ्लू है किसके कारण होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस का जो एक स्ट्रेन होता है उसके कारण। कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा का? H5N1 वायरस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू डिसीज वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच स्टेट? तो बर्ड फ्लू और H5N1 फ्लू है जो पहली बार इंडिया के किस स्टेट में डिटेक्ट की गई थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका एंड असम। तो बर्ड फ्लू पहली बार है जो डिटेक्ट किया गया था इंडिया के महाराष्ट्र में। कब डिटेक्ट किया गया था हमें भी अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है जो बर्ड फ्लू डिसीज वाज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन। बर्ड फ्लू पहली बार कब डिटेक्ट किया गया था? तो इसके मैं डायरेक्ट आंसरिंग आपको बता देती हूँ कि बर्ड फ्लू पहली बार डिटेक्ट हुआ था 18 फरवरी 2006 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो बर्ड फ्लू को लेके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ कि बर्ड फ्लू पहली बार है जो 18 फरवरी 2006 को महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुआ था, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक जो स्ट्रेन वायरस कैटेगरी है H5N1 वायरस, उसके थ्रू होने वाली डिसीज है किसमें? बर्ड्स में। नेक्स्ट इज, और यदि यहाँ पर जब इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो H1N1 वायरस है स्वाइन फ्लू होने का कारण बनता है, बट H5N1 है जो बर्ड फ्लू होने का कारण बनता है। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ बर्ड फ्लू इज। बर्ड फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ऑप्शन है 2 to 4 डेज, 3 to 5 डेज, 2 to 5 डेज या फिर 3 to 6 डेज। तो बर्ड फ्लू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 to 5 डेज। और इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा टाइम होता है? जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करे, एंटर होने के बाद हमारी बॉडी को साइन सिम्टम्स शो करेगी, वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर बर्ड फ्लू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से 5 दिन, 2 to 5 डेज। नेक्स्ट इज विच डिसीज लाइक मोर पीपल इन इंडिया दैट HIV, एड्स, मलेरिया, लेप्रोसी एट्सेट्रा। इंडिया में जो अदर डिसीज हैं जैसे कि HIV, एड्स, मलेरिया, लेप्रोसी, इसी के जैसी एक और डिसीज कौन सी है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इंडिया में HIV, एड्स, मलेरिया है जो होता है, ये साथ में इसके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी है जो इंडिया में HIV, एड्स, मलेरिया से ज़्यादा है जो लोगों में होती होगी, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज द न्यू WHO स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेटेजी रिलीज्ड इन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी को स्टॉप करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी, तो ये कब रिलीज की गई थी? 2000, 2004, 2006 या फिर 2010 में। तो WHO ने टीबी को स्टॉप करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी, रिलीज किया था उसको, तो बनाई गई थी 2006 में। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन कंट्री आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ द फर्स्ट केस इन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एड्स का पहला केस भारत में कब डिटेक्ट हुआ था? एक क्वेश्चन अभी एट प्रेजेंट BFUHS के एग्जाम में भी आया था कि एड्स का पहला केस कब डिटेक्ट हुआ था और कहाँ डिटेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट केस इंडिया में डिटेक्ट हुआ था, कहाँ पर? चेन्नई में, एक सेक्स वर्कर में है जो डिटेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1980, 1986, 1988, 1990। तो कंट्री में, हमारे देश में जो पहला एड्स का केस डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था 1986 में, चेन्नई की एक सेक्स वर्कर में है जो एड्स को पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन ड्रग रेसिस्टेंट इन ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया इज। मोस्ट कॉमन ड्रग रेसिस्टेंस कौन सी है टीबी की इंडिया में? आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटिल या फिर पायराजिनामाइड। मोस्ट कॉमन ड्रग रेसिस्टेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंडिया में वो है आइसोनियाजिड, INH। नेक्स्ट इज लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स केम फ्रॉम।
लास्ट केस है जो स्मॉल पॉक्स का, जिसको इरेडिकेट ग्लोबल लेवल पे इरेडिकेट कर दिया गया है 1979 में। लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का, कहाँ से आया था? इथोपिया, इंडिया, बांग्लादेश या फिर सोमानिया। तो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस आया था सोमानिया से 1977 में, 1977 में। बट यहाँ पर वर्ल्ड रेडिकेशन की बात आती है जनरली एग्जाम में। लास्ट केस तो सोमानिया में डिटेक्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का। इसके बाद 1978 में भी एक केस आया था, लेकिन वो लैब में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो एक केस हो गया था, बट उसको ग्लोबली तौर पे काउंट नहीं किया गया था। बट जो इरेडिकेट माना गया पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को, तो वो कब माना गया? 1979 में, 1979 में। और एक कब माना जाता है? जब एक भी केस ना आए, 2 या 3 साल तक। WHO का कुछ रूल्स है, रेडिकेशन जब माना जाता है तब 2 या 3 साल तक एक भी केस ना आए उस डिसीज का। तो रेडिकेशन तो 1979 को किया गया था, बट लास्ट केस आया था 1977 को। कहाँ से? सोमानिया से। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू ट्रीट डायरिया इन अ चाइल्ड इज। बच्चों में डायरिया को ट्रीट करने की बेस्ट मेथड कौन सी है? IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, ORS या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों की बात की जा रही है, तो बेस्ट मेथड डायरिया ट्रीट करने के लिए वो है ORS। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तब IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मल डायरिया ट्रीट करने के लिए पूछा है तो होगा ORS। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट। तो डॉग बाइट किया है किसी डॉग ने किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, कुत्ते ने काटा है, तो आपको उस एनिमल के लिए, जिस डॉग ने बाइट किया उस एनिमल के लिए कितने दिनों तक ऑब्जर्व करना होगा? 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज या फिर 3 वीक्स। तो जिस भी डॉग ने किसी एनिमल्स को बाइट किया है, जिस भी डॉग ने किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट किया है, किसी भी इंसान को काटा है, तो उस एनिमल को, उस डॉग को हमें एटलीस्ट 10 डेज तक है जो ऑब्जर्व करके रखना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे कॉमन जो STD प्रॉब्लम्स है वो क्या है? सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स और हर्पीज। यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम है। तो इंडिया का पूछा है सबसे कॉमन जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो क्या है? वो है हर्पीज। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, हर्पीज। नेक्स्ट इज लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 1977 में क्या हुआ था? लास्ट केस आया था कहाँ से? सोमानिया से। कब? 1977 में। और रेडिकेशन कब माना गया? 1979 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, 1978। 1978 क्यों होगा? क्योंकि पैथोलॉजी में है जो लैब में किसी इंडिया में या फिर इंडिया में नहीं किसी दूसरे देश में है जो बाय मिस्टेकन है जो लैब में क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस डिटेक्ट हुआ था। इसीलिए लास्ट केस कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज गिविंग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक। इनमें से कौन सी डिसीज है जो यदि आपको एक बार हो जाए उसके बाद वो आपकी बॉडी के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगी, उसके बाद कभी नहीं होगी? टाइफॉइड, मम्स, टिटनेस या फिर डिप्थीरिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मम्स। यदि आपको एक बार मम्स की प्रॉब्लम हो जाए, एक ही बार होगी, दोबारा नहीं होगी, और ये ऊपर से आपको क्या करेगा? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगी ताकि आपको दोबारा से मम्स ना हो पाए। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 18 डेज, 14 डेज, 10 डेज या फिर 5 डेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड है मम्स का 18 डेज, 18 दिन तक। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट एज ग्रुप ऑफ डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया की कंडीशन मोस्ट कॉमनली किस एज ग्रुप में होती है? 1 से 2 साल, 2 से 5 साल, 2 से 5 साल या फिर 2 से 7 साल। तो जो कॉमन एज ग्रुप है डिप्थीरिया के लिए वो है 2 to 5 ईयर्स ना, 2 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी शुड बी गिवन टुगेदर इन ऑल एक्सेप्ट। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है जो दोनों साथ में मिल जाती है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है टिटनेस, रेबीज, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है जो
एक साथ दे सकते हैं, बट जो मीजल्स है हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज साल्क वैक्सीन इज तो आपने साल्क और 7 वैक्सीन के नाम पढ़े होंगे। तो साल्क किस तरीके की वैक्सीन है? 7 है जो लाइव वैक्सीन है, और साल्क किस तरीके की वैक्सीन? ऑप्शन है लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और डी टॉक्साइड। तो टीटी है जो टॉक्साइड कैटेगरी की वैक्सीन में आएगा, बट जो साल्क वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट इज a 3-year-old completely unimmunized child comes to an immunization clinic at PSC for the first time. He should receive 3 साल का बच्चा है, उसको कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है और वो PSC सेंटर आया है इम्यूनाइजेशन के लिए, तो आप कौन सी वैक्सीन उसको दे सकते हैं? ऑप्शन है BCG मीजल्स विटामिन ए, DT फर्स्ट, OPV फर्स्ट मीजल्स विटामिन ए, BCG DPT फर्स्ट OPV फर्स्ट है यहाँ पर मीजल्स और विटामिन ए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 3 साल का बच्चा हॉस्पिटल आया है तो उसमें BCG तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि BCG देने के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है ओनली 1 ईयर है, 12 मंथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप साइड में कर सकते हैं। हम बात करते हैं 3 साल तक के बच्चों में कौन सी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। DT का फर्स्ट डोज दिया जाएगा, OPV का फर्स्ट, मीजल्स और विटामिन ए बस है उसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में BFUHS के पेपर में आया था कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन है BCG, पोलियो, मीजल्स और DPT। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात की जा रही है तो वो है पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंजेनाइटल रूबेला एक्सेप्ट। कंजेनाइटल रूबेला को लेके सभी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इट इज डायग्नोज्ड व्हेन द इन्फेंट हैज इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडीज एट बर्थ। It is diagnosed when IgG antibodies persist for more than 6 months. Most common congenital defects are deafness, cardiac malformation and cataract. Fourth option है infection after 16 week of gestation result in major congenital defect. तो जब भी रूबेला की कंडीशन होती है तो एटलीस्ट 3 to 6 वीक तक डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्शन है जो कंसीव करने के लिए मना करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को और क्या कहा जाता है? बूफिंग कफ और 100 डेज कफ। इसको लेके सही पॉइंट क्या है? ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन रेट ऑफ DPT इज 1 in 50,000. Vaccine efficiency is more than 95%. Erythromycin prevents spread of disease between children. Leukocytosis correlates with the severity of cough. तो पर्ट्यूसिस को लेके यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो क्या है? एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है ये बच्चों में क्या देने के बाद क्या करेंगी? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने से रोकेंगी। तो यहाँ पर इसका सही पॉइंट क्या होगा? सी। एरिथ्रोमाइसिन प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ डिसीज बिटवीन द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट इज द इन्फेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स लास्ट फॉर। तो चिकन पॉक्स का जो इन्फेक्टिविटी टाइम है वो कब तक रह सकता है? टिल द लास्ट स्कैब फॉल्स ऑफ, 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेस, 3 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेस एंड टिल द फीवर सबसाइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेसेस। रेसेस आने के 6 days तक क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो MPCHO के पेपर में आ चुका है पहले। क्वेश्चन है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर कोलकाता। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।